खुशामदीद है आपका इमरानियात की दर्स में। हमारे आज के मौजू का उन्वान है इमरानियत की नवियत और दायरेकार। हम जिस नुक्ते पर बात करेंगे वो समाजी बुश्रियात का ज़हूर। अगर हम समाजी बुश्रियात का ज़हूर के बारे में बात करते हैं तो जिसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है, बुश्रियात का मौजू और इसके तालीमी पेशे का आगाज कुदरती साइंस और ह्यूमैनिटीज के संगम के तौर पर हुआ। बुश्रियात जिनका ज़हूर हुआ और जिसका आगाज हुआ वो साइंस और दूसरे शोबजात के ह्यूमैनिटीज सबक से मुतलिक के मिलाप से हुआ। समाजी बुश्रियात, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, बुश्रियात का हिस्सा होने के नाते इसका ज़हूर तारीखी तौर पर बुश्रियात के दीगर अज्जा की तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है। ये बुश्रियात शोबा जो था, ये खाली समाजी बुश्रियात खाली खुद ही नहीं वाबस्तगी थी कि खुद ही इसका जो उरूज था खुद ही नहीं आया, बल्कि जो इसका ज़हूर जो था बुश्रियात के दीगर शोबजातों से वाबस्ता था और जिनकी वाबस्तगी ने इसे ज़हूर में लाया। समाजी बुश्रियात के ज़हूर का समाजी उलूम के दीगर शोबों से भी गहरा ताल्लुक रहा है। जो बुश्रियात था, समाजी बुश्रियात, इसका बहुत सारे समाजी दीगर जो थे, जो समाजी उलूम थे जिन्हें सोशल साइंसेस भी कहते हैं, उनके साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। अगर हम उन में से कुछ की बात करें जिनसे इनका ताल्लुकात था, वो समाजियात, जिसे सोशियोलॉजी, फलसफा, फिलॉसफी, नस्ली तारीख और तारीखी नफ्सियात, सियासियात और माशियात। लेकिन समाजी बुश्रियात का करीब तरीन शोबा समाजियात है। अगर हम समाजी बुश्रियात के बारे में बात करते हैं तो वहां पे सारे समाजी शोबों से था, चाहे वो फलसफा था, चाहे वो नस्ली तारीख थी या तारीख थी या सियासत भी होती थी। लेकिन बुश्रियात का करीबन जो शोबा ताल्लुक था वो समाजियात था। इल्म बुश्रियात के इंतहाई इम्तियाजी मजमून के पेश नजर फिक्री तरक्की और नज्म ज़ब्त के ज़हूर के सिलसिले को जामिया तौर पर तलाश करना मुश्किल है। अगर हम इल्मी बुश्रियात के इब्तिदाई जो हालात थे और जो बहुत सारे मुतनाज़ात मामले थे, जैसे कि हमने इमरानियत के बारे में पढ़ा, तो उसको जामिया तौर पर तलाश करना बड़ा मुश्किल था। समाजियात की तरह बुश्रियात का ज़हूर और तरक्की मगरबी दुनिया में साइंसी तरक्की से बराह रास्त मुंसलिक कहा जाता है। हालांकि जब हम समाजियात की बात करते हैं तो हमें मगरबी मुल्कों की जो तवारीख है उनमें जो साइंसी इनकलाब आया, तो पिछले किस्तों में हमने देखा कि किस तरह से समाजी इनकलाब एक समाज में बर्पा हुआ। कहा जाता है कि ये जो बुश्रियात का ज़हूर है ये इस पे मबनी था, जो तरक्की मगरबी रियासतों में थी और मगरबी दुनिया में जो साइंस ने तरक्की की थी, और बराह रास्त जो इसका मुंसलिक ताल्लुकात था ज़हूर होने में, वो उन तमाम समाजियात के शोबजातों से था और जो भी समाज में तरक्कियां हो रही थी मगरबी दुनिया में वो इनसे ताल्लुक रखती थी। अगर कोई कई सदियों पहले बुश्रियात की इस्तिलाह के वजूद पर गौर करे तो बुश्रियात एक बहुत पुराना मौजू है। अगर हम बुश्रियात के वजूद के बारे में बात करें तो हमें यही कुछ मिलता है
कि ये जो बुशरियात है, शोबे बुशरियात, इसका जो जन्म है वो बहुत ही पुराना है। बुशरियात एक ऐसा लफ्ज है जिसे कदीम यूनानियों ने भी इस्तेमाल किया था। बुशरियात जो लफ्ज है जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जो 1595 में एक अल्फाज जो थी उसका नाम एंथ्रोपोलॉजिया था, जो यूनानी लफ्ज है, और वही इस चीज का इस्तेमाल करते थे। समाजी बुशरियात की तारीखी जड़ें 19वीं सदी के मुतअद्दिद शोबों में है, जिनमें नस्लियात, लोग दास्तानों के मुताले और क्लासिकी शामिल है। अगर हम समाजी बुशरियात को देखते हैं तो अगर हम तारीख पढ़ते हैं तो हमें 19वीं सदी जो थी उनमें मुतअद्दिद शोबे जो थे, जो रेस का था, जिसे नस्लियात या लोग के दास्तानों के मुताले और जो क्लासिकी शामिल थी, इसका फौरी पेशे खीमा 19वीं सदी के आखिर में एडवर्ड ब्रेंट टेलर और जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के नाम से काम में शामिल इख्तियार कर गया। अगर हम बात करें इस शोबेजात की, इसका फौरी पेशे खीमा 19वीं सदी के आखिर में एडवर्ड ब्रेंट टेलर और जो जेम्स जॉर्ज फ्रेजर थे उनके काम में शामिल इख्तियार देखा गया है, और इसने बड़े पैमाने पर काम किया। असल फील्ड वर्क पर एक नए जोर के साथ तरीक़ाकार और नजरिया दोनों में तब्दीलियां, कुदरती माहौल में समाजी रवैये का तवील मुद्दती जामिया मुताला और फ्रांसी और जर्मन समाजी नजरिया का तारुफ। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अहम बात जो छेड़ी गई है वो सोशल सर्वे के बारे में है। अगर समाजी बुशरियात का ताल्लुक देखें तो उसमें जो अहम ताल्लुकात जो थे वो समाजी सर्वे से वाबस्ता थे, क्योंकि समाजी सर्वे में इस चीज का अहम जन था कि अगर हमें समाजी जो सर्वे करना था उसमें हमें एक तरीकेकार दिया गया था, और उस तरीकेकार को जो हिस्से तकसीम किए गए थे, जिस तरह से एक हिस्सा था जन मर्द, जो इनकी नस्ल है वो किस नस्ल की है, जो मुख्तलिफ तबकों के नस्लों के लोग थे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए और उस चीज को लाते हुए फिर इस समाजी बुशरियात का इस्तेमाल वहां पे हुआ। ब्रोंस्ला मेलिनोस्की, जिसे आमतौर पर मेलिनोस्की कहते हैं, जो कि बरतानवी एक ब्रिटिश समाजी बुशरियात के सबसे अहम असरात में से एक हैं, ने तवील मुद्दती जिन्होंने एक तवील मुद्दती फील्ड वर्क पर जोर दिया, जिसमें माहिर बुशरियात मकामी जबान में काम करते हैं। अगर हम बात करें इस तवील मुद्दती फील्ड वर्क के जिसमें माहिरीन बुशरियात मकामी जुबान में काम करते हैं और मकामी लोगों के रोजमर्रा के तरीकों में खुद को गर्क करते हैं, जो लोग हैं मकामी तौर पर जो इनमें जो काम होता है सोशल सर्वे में, तो वहां पे मकामी जबान का भी इस्तेमाल शुरू होना हो गया और मकामी लोगों के रोजमर्रा के तरीकों में भी जो इन चीजों में शामिल किया गया है। सकाफती दुनिया के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पर मबनी है और इसलिए सिर्फ इनके अपने मयारात और इक़दार के लिहाज से ही सही तरीके से समझे जा सकते हैं। बुशरियात कुदरती तारीख से तेजी से अलग होते गए और 19वीं सदी के आखिर तक नज्म ज़ब्त अपनी जल्द शक्ल में
डालना शुरू हो गया। जो बुशरियात जो है, जो कुदरती तारीख से कुदरती तवारीख से यकसा हो गई, थोड़ी अलग हो गई। और 19वीं सदी के आखिर तक ही इन्होंने एक शक्ल इख्तियार की। जो शक्ल इन्होंने इख्तियार की वो एक अलग तरीके का मज़ामीन और नज्म ज़ब्त पैदा हुआ। मिसाल के तौर पर टीके पेनमैन जो 1935 में एक किताब लिखते हैं जिसका नाम ए 100 Years of Anthropology के इन्वान से नज्म लिखते हैं, जो इस वक्त मैदान में मुकाबली तरीके का गलबा था। ये फर्ज किया गया था कि तमाम माशरे एक ही इर्तिका अमल से गुजरे हैं। हालांकि जो भी माशरे अगर हम देखें, चाहे कहीं से भी किसी भी कहीं भी माशरा किसी भी जगह वाबस्ता हो, लेकिन अगर उनका हाल देखे तो उनका हाल यही है कि वो जो है उनका जो यकसा तरीके का एक मरहला था जिनसे वो गुजर चुके हैं। तो इस तरह से गैर यूरोपीय माशरों को इर्तिकाई जिंदा फॉसिल्स के तौर पर देखा गया, जिनका मुताला यूरोपीय माजी के समझने के लिए किया जा सकता है। कहा जाता है कि इनको जिंदा फॉसिल्स के तौर पर देखा गया। जो यूरोपीय माशरा था, इनकी जो इर्तिकाई हुई थी और जो तरक्की हुई थी, इसको एक जिंदा फॉसिल्स के तौर पर देखा गया, जिनका मुताला यूरोपीय माजी को समझने के लिए किया जा सकता है। और यही चीज था कि जो मुताला किया जा सकता है वो बस एक ही चीज से किया जा सकता है कि जो इन्होंने बात कही कि जो जिंदा फॉसिल्स की बात कही है, और इन्हीं की बात से हम ये समझ सकते हैं कि हम यूरोपीय जो ममालिक हैं, मगरिबी ममालिक हैं, उनके माशरे की इर्तिका के बारे में जान सकते हैं। स्कॉलर्स ने प्रागैतिहासिक हिजरत की तारीखियां लिखी जो कभी कभी कीमती थी लेकिन अक्सर ख्याली थी। जो भी स्कॉलर्स थे उस वक्त पे, उन्होंने जो भी कहानियां लिखी या जो भी तवारीख लिखी वो एक ख्याल पे मबनी थी, और जो ख्यालाती तस्कीन था उन्हीं चीजों पे मबनी थी। ये इस वक्त के दौरान था जब यूरोपियों ने पहली बार बहरुल काहिल, जो एक समंदर है, के पार पॉलिनेशिया हिजरत का दरस्तक तरीके से पता लगाया। जो वहां पे जो लोग थे, और उस वक्त वो लोग इस दौर में जो उन्होंने बहरुल काहिल का जो पॉलिनेशिया हिजरत का दरखास्त दुरुस्त तरीका से पता लगाया। हालांकि इनमें से कुछ का ख्याल था कि इसकी इब्तिदा मिस्र से हुई थी, लेकिन इनमें कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो इनकी इब्तिदा जो है मिस्र से हुई है। मिस्र, जिसे इजिप्ट कहते हैं, आखिर में नस्ल की तस्वीर को फर्क की बुनियाद पर इंसानों की दर्जे बंदी और दर्जे बंदी करने के तरीके के तौर पर फाइल तौर पर बहस की गई। और ये जो बहुत सारी बातें कही गई थी रास्तों के बारे में, और जो बहरुल काहिल के बारे में कही गई थी, पॉलिनेशिया के बारे में कही गई थी, इन पे एक बहुत बड़ी बहस छेड़ी गई। और बहस छेड़ने का मतलब यही था कि जो बहस हो रही है इस पे कोई नताइज पे पहुंचे, और जो नताइज है वो एक जहनी तरीके पर मबनी हो, ना कि ख्याली तरीके जो इंसान बनाता है, जो अपने तसव्वुर से करता है, ना कि वो ख्याली तसव्वुर से ना हो। इमानुएल कांट एक बहुत बड़े फलसफादान थे जिन्होंने 1798 में एक किताब शाया की, और जो उनमें से एक अल्फाज जो वो किताब थी वो जर्मन
टाइप की किताब थी, जिस जर्मन लैंग्वेज में थी, और जिसका नाम था एंथ्रोपोलॉजिया इन प्रैग्मेचर हिंच, जो एक किताब थी उन्होंने शाया की, और जिसे हमने बताया उन्हीं की लैंग्वेज में थी, एंथ्रोपोलॉजिया इन प्रैग्मेचर हिंच, जो अनुमान था 16वीं और 15वीं सदी में पुर्तगालियों और हस्पेनियों ने अफ्रीका और नई दुनिया के कुछ हिस्सों पे अपनी फतूहात की तारीख लिखी थी। और जो पुर्तगाली थे या हस्पेनियों जो कुछ जजीरों पे रहते थे, तो उन्होंने एक दुनिया की जो कुछ हिस्सों पे अपना फतूहात पाए थे, और उन फतूहात को लेकर फिर उन्होंने कुछ तवारीख लिखी थी। ये जो अहम है बुशरियाती माखिज मवाद है, अहम चीज इसी में बनती है कि किस तरह से जो इन्होंने फतूहात की तश्कील दी, और ये इन फतूहात को एक किताब में अक्स करते गए, और इनके अलावा मुसाफिरों और दीगर लोगों की तारीखें, और जो तारीखें थी या तहरीरें और अज़म वहशी के बारे में रूसों की कयास आराइया फिक्री अब वो हुआ में तब्दील की निशानदेही करते हैं। और जो रूसो थे उन्होंने भी अपनी बात कही, और उन्होंने भी समाज में जो तब्दीलियां थी और उन तब्दीलियों के बारे में उन्होंने भी बात की। जो दबशियात की बुनियाद भी ग्रीकों, रोमन निशात सानिया, जिसे रेनेसेंस कहते हैं, के दौर की हैं, खास तौर पर हेलिकार्नस की, हेरोडोटस की तहरीरों से शुरू हुई। जो हेरोडोटस थे उन्होंने अपनी तहरीर लिखी, और जो हेलिकार्नासस की बात जो होती है वो इसी चीज में शुरू होती है। वेजट जो एक दूसरे फलसफेदान थे इसके मुताबिक बात करते हैं, हेरोडोटस को एक मुमकिन पेशेवर के तौर पर भी हवाला दिया गया है, अगर उन्होंने तो नस्लियात के बाप दर हकीकत, उन्हें जो हेरोडोटस से उन्हें नस्लियात का जो है बाप कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में फादर कहते हैं। दर हकीकत हेरोडोटस को बुनियादी तौर पर इसकी फारसी जंगों की तारीख के लिए याद किया जाता है। हेरोडोटस जो है उसको जो याद किया जाता है, उसे जो फारसी पर्शिया में जो जंगें हुआ करती थी, और वो उन जंगों को किताबों में अक्स करते थे, और उन्हें इन्हीं जंगों के लिए याद किया जाता है। इसी तारीख जो जंगें हुआ करती थी, इसी तारीख के लिए इन्हें याद किया जाता है। और मगरबी एशिया और मिस्र के मुख्तलिफ हिस्सों, बहरा अस्वाद के शुमाली साहिल पर वाक़ा सेथु एथोपिया बाशिंदों और सिंध के लोगों की तफसीली सफरी दस्तानों की तहरीरें इस वक्त के यूनानी फलसफों, बिलखुसूस सोक्रेट्स, अफलातून और अरस्तो ने भी इंसान और समाज के मुताले पर असर डाला। यही तक ये महदूद नहीं रहे। अगर इसके बारे में फिर बात करते हैं कुछ और लोगों पे जिन्होंने अपने परचम इसकी तारीख में छपाई, उनमें सोक्रेट्स थे और एरिस्टो थे, और जिन्होंने इंसानी जो और समाज के मामलात और जो समाज में लिखे गए बातों पर बड़े असर आमोज रहे।
بعد में जो रूमी फलसफे मार्क्स, टोलियस, सेसरो ने भी इंसानी माशरे को की तफहीम में नुमाया कारकर्दगी अदा की। जो रूमी फलसफीदान थे, मार्कस जो थे, टेलियोस, सेसरो, उसने भी एक बहुत ही अच्छे काम की और उन्होंने भी इस शोबेजात में अपना नुमाया किरदार अदा किया। कई सदियों के वक्फे के बाद कुछ फलसफियों ने समाज और रियासत के मुताले में दिलचस्पी लेना शुरू किया, लेकिन बहुत सारी वक्त के बाद जो बहुत सारे फलसफेदान थे, उन्होंने रियासत के मुतालिक और समाज के मुतालिक अपनी दिलचस्पी लेना शुरू किया। खास तौर पर 16वीं सदी, ईसवी सदी में इन उलमा से कुछ में थॉमस हॉब्स और मैकियावेली शामिल हैं। इससे पहले जिक्र किया जा सकता है, अगर इससे पहले भी 16वीं और ईसवी सदी में बात करें तो उसमें जो कुछ अलमबरदार थे, उसमें थॉमस हॉब्स और मैकियावेली भी थे, उनके बारे में भी जिक्र होता है। लेकिन अब जो जिक्र होता है वो जिक्र मरहलों में होता है, क्योंकि हमने अभी भी कहा कि जो समाज है या समाजी बुशरियात है, उसका तरक्की का अमल एक ही हिस्से में नहीं होता है और इसका तरक्की का अमल एक ही पहलू में नहीं होता है। जो तरक्की होती है वो मरहलावार हिस्सों में होती है, क्योंकि एक मरहला इस तरह का होता है जहां से एक समाज जो है बहुत कुछ चीजें अपने आप में लाने की कोशिश करता है, और जो ही वो सारी चीजें अपने आप में लाता है तो वो दूसरे मरहले में पेश हो जाता है। और ये जो मरहला है, मरहला तरक्की का हो या जवाल का हो, मरहला हर शोबे में आ जाता है। क्योंकि अगर हम तारीख की बात करें, तारीख में जैसे बहुत सारे फलसफेदान हुए, उन्होंने समाजी बुशरियात या समाजियात के बारे में बात की, तो उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखा कि जो समाज है या समाज जो है, समाज में जो नस्लें हैं और समाज का जो माशरा है, ये मरहलावार तरीकों पर तब्दील हो गया, और इसका इर्तिका जो था वो एक हिस्से में हुआ, फिर एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक हुआ, और दूसरे हिस्से से लेकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से उसको एक तरक्की हुई। अगर हम तरक्की के पहले मरहले की बात करें जो शोबा समाजी बुशरियात से मुतलिक हैं, 18वीं सदी ईस्वी तक यूरोप में निशात साने यानी रेनेसेंस के तजुर्बे और असर रसूख के बाद बहुत से नामी फलसफी थे जिन्होंने माशरे की तफहीम के लिए बेपनाह शराकतें की थी, जिनमें से रूसो, वेक्यू, बेरन, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लोक। अगर
اگر ہم بات کریں بہت سے جو نامور شخصیت جنہوں نے معاشرے کی تحقیم کی اور انہوں نے ایک بے پناہ محنت کر کے ہمارے لیے ہمارے پاس ایک اہم چیز دی، جن میں جو بات ہوتی ہے وہ روسو کی ہوتی ہے، وہ مونٹیسکیو کی ہوتی ہے، یا جان لاک کی، یا دیگر جو فلسفہ دان ہیں ان کی ہوتی ہے، جنہوں نے اس وقت کے سماجی مظاہر سے نمٹنے ان پہلے کاموں نے یقینی طور پر سماجی علوم اور انسانی معاشرے کو سائنس بشمول عمرانیات اور بشریات کی ترقی کی فلسفہ بنیاد رکھی۔ یہ جو کچھ فلسفہ دان جو نکلے اور جو بھی سماج میں افراتفریاں ہو رہی تھی، اور اسی افراتفری کو نمٹنے کے لیے انہوں نے جو سماجی علوم اور انسانی معاشرے کو ترقی کے فلسفے کو ایک بنیاد رکھی، کیونکہ جو بھی فلسفے تھے وہ اس وقت افراتفری کے شکار میں تھے، اور یہی جو نشاط ثانیہ ہوا اور اس کے بعد ہمارے پاس فلسفہ دان آئے، اور انہی فلسفہ دانوں نے ہمیں ان شعبہ جات چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا۔ پہلے کے فلسفوں اور اسکالرز کی شراکت نے بشریات کے ظہور اور ترقی میں یقینی طور پر اہم کردار کیا ہے۔ جو پہلے فلسفہ دان تھے، ہیومینٹیز تھا، قدرتی سائنس، ان کا ایک اہم کردار تھا سماجی بشریات کے ظہور ہونے میں، لیکن اس میں سے بھی بہت اہم بات یہ ہے کہ جو فلسفہ دان تھے، جو اسکالرز تھے، روسو تھا، لاک تھا، مونٹیسکیو تھا، یا دیگر فلسفہ دان تھے، انہوں نے اس ترقی کے مرحلے میں ایک اہم کردار نبھایا۔ بشریات، اینتھروپولوجی یا سماجی سائنس یا نیچرل سائنسز کی ترقی جو پہلے سے فلسفانہ اور تاریخی علوم کی طرف روانگی کا باعث بنتی ہے، دو مرحلوں میں ہوئی۔ اگر ہم ترقی کے مرحلے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں دو مرحلے ملتے ہیں، جو سماجی سائنس یا بشریات کے بارے میں۔ تو دو مرحلوں میں بات ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ، پہلے مرحلے کے فلسفی سائنسدانوں نے انسان، معاشرہ اور تہذیب کے مطالعے کو تاریخ سے الگ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ جو پہلا مرحلہ تھا، وہاں پہ جو فلسفہ دان تھے انہوں نے، یہ تو ساری چیزیں اکٹھے تھی، ساری چیزیں ملکی تھی، اور انہوں نے کوشش کی کہ چیزوں کو الگ کرے۔ کیا کیا الگ کرے؟ انہوں نے انسانوں کو اور معاشرہ اور تہذیب جو تاریخ تھی اس سے الگ کرنے کی کوشش کی، اور اس مرحلے کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، اور آخر میں وہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے تاریخ کو اس چیز سے الگ کیا۔ اور اسی طرح ایک عمومی سماجی سائنس کی تشکیل ہوئی، جسے سماجیات یا
जो समाज का साइंस है उसकी तश्कील हुई। ताहम ह्योबेल का ख्याल है कि जो फलसफेदान नोबेल था उसका ख्याल ये था कि बुनियादी साइंस बुनियादी तौर पर कुदरती साइंस से निकलती है और कुदरती साइंस की रिवायत एक बड़ा पैमाना रखती है, ना कि तारीख या फलसफे से। अगर होब्स की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बुनियादी साइंस जो बेसिक साइंस है कहां से निकलती है, वो कुदरती साइंस से निकलती है और कुदरती साइंस का बड़ा पैमाना रखती है। कुदरती साइंस जो है रिवायत का एक बड़ा पैमाना रखती है, क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं, कोई बात छेड़ते हैं, तो हम उस बात को छेड़ने से पहले कोई दलाइल देखते हैं और उसी दलाइल के मबनी पर हम कोई तवारीख छेड़ते हैं। और जो पहला मरहला था, कोशिश यही थी कि इन चीजों को अलग करे तारीख से, और कुछ फलसफेदान जिनमें होब्स की भी बात हुई कि उसने बुनियादी साइंस और कुदरती साइंस को किस तरह से अपने आप में मुख्तलिफ किया। उसने कहा कुदरती साइंस इतनी जरूरत है क्योंकि उससे निकलती है बुनियादी साइंस, ना कि तारीख या फलसफे से। ये इसका अपना नजरिया था कि ये जो बुनियादी साइंस है वो कुदरती साइंस से निकलती है, ना कि तारीख या फलसफे से निकलती है। इसके साबिका वाबस्तगी का मसला और बुशरियात की नवियत कुछ को इवान पेट्रिच 20वीं सदी के वास्ते में भी इसी तरह की है। एक इवान पेट्रिच जो थे, प्रिचार्ड, जिसे एवन पेट्रिच भी कहते हैं या एवंस प्रिचार्ड कहते हैं, तो उन्होंने बुशरियात की नवियत के बारे में भी यही सारे बातें कही। बरतानी बुशरियात, खास तौर पर समाजी बुशरियात की सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। समाजी बुशरियात की नवियत के बारे में जो बरतानवी जो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी थी, खास तौर पर सोशल एंथ्रोपोलॉजी की सूरत हाल से दो चार होना पड़ा उसे। जो समाजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी की नवियत जो थी के बारे में वो कहते हैं, जो लोग समाजी बुशरियात को एक फितरी साइंस मानते हैं और इन लोगों के दरमियान राय की एक वसी तकसीम थी, जो इसको मानते थे एक फितरी साइंस, और जब वो फितरी साइंस मानते हैं तो उनकी राय में बहुत ही वसी किस्म की तकसीम थी। जैसा कि मैं एवंस प्रिचर्ड, जो एवन प्रिचर्ड थे, जो इसे इंसानियत में से एक मानते हैं, ये तकसीम शायद इस वक्त सबसे तेज है जब बुशरियात और तारीख के दरमियान ताल्लुकात पर बात हो रही थी। पहले मरहले में हमने देखा कि इस तरह से एक कोशिश थी कि जो चीजें साइंसी फलसफेदानों के पास आई थी, कोशिश यही थी कि इसको किस तरह से अलग करें, और इन चीजों को अलग करने में जो कोशिशें हुई और
उन कोशिशों ने एक कामयाबी पा ली, लेकिन इसमें से कुछ लोगों ने बात की, जो हॉब्स थे या इवान पिचार्ड थे, इन स्कॉलर्स ने कुछ ऐसी बातें कही कि वो कहते रहे कि अगर हमें एक मरहला, एक कोई शोबा लाना है या किसी शोबे को किसी शोबे से अलग करना है, तो उसके लिए एक अहम जरूरियात है उस चीज को समझने के लिए। क्योंकि अक्सर ये आमतौर पर बात कही जाती है, जो सारे इल्म जो है वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पे मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी आपस में जो मुख्तलिफ हैं आपस में, और वो उनके जो खुसूसियात हैं उनको एक दूसरी चीजों से मुख्तलिफ करती है। और ये जो मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो मुख्तलिफ इसीलिए हो जाते हैं कि ये दूसरे शोबेजात को तरक्की करने में एक अहम हिस्सा बनते हैं। क्योंकि जो भी शोबे हमारे पास आए, चाहे जो भी वक्त हो, चाहे जो भी लम्हा था, वहां पे एक ही मसला था कि किस तरह से जो दीगर उलूम थे उससे वो कैसे मुख्तलिफ हो जाए। अगर हम इंसानी तख्लीक की बात करें, अगर हम जो निशात सानिया, जिसे रिनेसेंस भी कहते हैं, उसकी भी बात करते हैं, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो चीजें आती हैं वो यही आती हैं कि बहुत सारे इल्मों का जो नज़्म ज़ब्त थे उनका जन्म हुआ, और उनके जन्म होने की वजह से एक दूसरे शोबजात को लोग समझने लगे। और समझना यही नहीं था कि इस चीज को समझे, और जो समझ गए और उन्होंने दीगर लोगों तक वो समझी हुई बातें पहुंचाई। तो इस तरह से जो समाजी बुश्रियात का एक पहला मरहला था वो मुकम्मल हो गया। फिर हमने पहले भी कहा कि समाजी बुश्रियात की जो बात होगी वो दो मरहलों में होगी। पहले मरहले में हमने देखा किस तरह से जो फलसफेदान थे वो किस तरह से इसको दूसरे नज़्म ज़ब्त से मुख्तलिफ करना चाहते थे, और उन्होंने किस तरह से कोशिश की कि एक जो तारीख से कैसे ये अलग हो जाए और एक ऐसा नया शोबजात पैदा हो जाए। दूसरे मरहले में नजरियाती उलूम में जामिद तवाजुन के लिए मुतहरिक से मुंतकिली के इस बयान से गुफ्तगू में मुनामिक और डाके इर्तिका के साथ बुश्रियात के मतनों के साथ 1860 की तरह एक बुश्रियाती नज्म और बहस इंसान की इब्तिदाई तारीख में शामिल होने के बाद तिब्बी बुश्रियात बाद अज तारीख और नस्लियात को यकजा कंप्यूटर इंसानियत का एक मखसूस किरदार खुद जाहिर करना शुरू कर दिया। ये दौर
इल्म बुशरियात के आलमी शोबे में उभरने की निशानदेही करता है। ये फिजिकल और ऑर्गेनिक डोमेन में साइंसी तरीकेकार की कामयाबियों के इल्हाम से हैं। 19वीं सदी के माहिरीन बुशरियात का ख्याल था कि समाजी व सकाफती मुजाहिर काबिल दरियाफ्त कानूनी उसूल हैं। इस यकीन ने इनके मफादात को अब भी पहले के दौर के ख्वाहिश के साथ जोड़ दिया, जो कि समाजी उलूम के नाम से पहले 18वीं सदी के रोशन ख्याली और बनी नवा इंसान के अलमगीरी तारीख के विजन के दौर की हलचल तक फैला हुआ है। ताहम ये सिर्फ 19वीं सदी में एक तालीमी नज्म के तौर पर उभरा। ताहम नज्म ज़ब्त के ज़ुहूर के अहम अवामिल यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में रोनमा होने वाली मुख्तलिफ फिक्री और समाजी व सियासी तब्दीलियां, जो तब्दीलियों से मुनसिक हैं। कुछ अहम असरात में फ्रांस का इनकलाब और यूरोप में सन्नती इनकलाब शामिल है। 18वीं और 19वीं सदी, जिसमें बहुत सारे रोनमा वाक़ा हुए, और उसमें एक अहम रोनमा वाक़ा जो था वो सन्नती इनकलाब था, जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और फ्रांसी इनकलाब भी था। क्योंकि ये दो पहलू थे। एक पहलू था सन्नती इनकलाब, क्योंकि तो उस तब्दीली के साथ उस समाज में भी तब्दीलियां आती हैं। मिसाल के तौर पर एक वक्त था जब एक मोबाइल फोन बहुत ही महदूद लोगों पर था। इसकी महदूदियत बहुत ही कलील थी और ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं थी। अब हम इस दौर की बात करें तो आज के दौर में अक्सर और बेशतर लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं और उनका जामिया तौर पर इस्तेमाल भी होता है। अब मेरे बात कहने का मतलब यह है कि एक तब्दीली आई। पहले एक किस्म का फोन आया, फिर दूसरे किस्म का मोबाइल फोन आया, फिर तीसरे किस्म का मोबाइल फोन आया। तो वक्त के साथ एक स्मार्टफोन आया जिसके साथ आपकी इंटरनेट की वाबस्तगी रही, तो एक इस तरह का दौर चला। तो इसमें हमने देखा कि समाज जो था वो एक मरहले से दूसरे मरहले तक गया, दूसरे मरहले से तीसरे मरहले तक गया। और इसमें जो अहम चीज थी, जिसे हम मटेरियल चीज कहते हैं, जो बनावटी चीज है, जो साइंस की एक देन है, उसमें एक तरक्की हो रही है। अब अगर इन चीजों में तरक्की हो रही है तो तरक्की होने के बाद इस इंसान ने समाज में भी तब्दीलियां ला, क्योंकि किसी मटेरियल चीज जो भी साइंसी तकलीफ से बनी है, जो ही उस चीज में तब्दीली आई और उसी तब्दीली की वजह से समाजी में भी तब्दीली आई। मिसाल के तौर पर पहला हम बात करते हैं
एक समाज के बारे में कि जो समाजी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसे सनती इनकलाब आप कहते हैं, क्योंकि सनती इनकलाब ने एक किस्म की दुनिया बनाई थी कि जहां पे जो लोग पहले जमींदारी थे वाबस्ता थे, वो उन फैक्ट्रीज, वो उन मशीनों के मालिकान बन गए, और जो जमींदारी में वो लोग काम करते थे, और जो काम करते थे वहां पे, और वहां पे काम करने के बाद फिर जो तबका तब्दील हो गया, तो उन्हें मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, और जो ही मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, तो वो क्या कहते हैं इसे, जो फैक्ट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए, वहां पे एक अलग किस्म का तरीकाकार था, और जहां पे वो दूसरे किस्म का तरीकाकार था फैक्ट्रीज का। लेकिन आमतौर पर जो काम करने वाले थे वो आम लोग थे, और उन पे जो भी मुसीबतें मुसल्लत की जाती थी उन मालिकान से, वो तो आवाज नहीं हटा सकते थे ना। तो जो उनको काम किया जाता है उसकी वजह से उनकी जो जिंदगी जो थी उस पे मुतासिर हो गई। और यहां पे बात होती है समाज की, क्योंकि वहां साइंस की होती है कि साइंस ने तरक्की की, और साइंस ने तरक्की के वास्ते हमारे पास फैक्ट्री लाई, मशीन लाई, और मशीन का काम हुआ, और धीरे धीरे तरक्की हुई। वो साइंस का देन था। फिर इसी देन की वजह से जो एक इंसान है वहां पे काम करता है, इंसान का एक समाज है। समाज में उसका खानदान है, उसका घर है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसका मजहब है, उसकी तालीम है। और वो जो तालीम पाते हैं और वो चीजें हिस्सा लेते हैं, वो इन चीजों पे मबनी होती है। क्योंकि सन्नती इनकलाब ने तरक्की की, और सन्नती इनकलाब से एक अफरा तफरी पहुंच गई, और अफरा तफरी ने ही समाजी इनकलाब को जन्म दिया। और समाजी इनकलाब जो था वो फ्रांसी इनकलाब से वाबस्ता था, क्योंकि फ्रांसी इनकलाब ने एक अहम वक्फा छेड़ लिया समाजियात का। और शायद अगर हम समाजियात का जन्म देखें तो उसका जो अहम किरदार था उसके जन्म होने में, उसके ज़हूर होने में, वो यूरोप में जो फ्रांसी इनकलाब था उसका अहम था। क्योंकि जो मटीरियल चीजें थी वो बदल रही थी, उनमें तब्दीलियां आ रही थी, और उनकी तब्दीलियों के वजूद से जो समाज में चीजें थी उनमें भी तब्दीलियां आ रही थी, और इन तब्दीलियों के लिए लोग तैयार ही नहीं थे, और लोगों की तैयारियां मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि जो लोग थे वो इस चीज में मुब्तला थे कि जो तरक्की हो रही है, शायद इस मटीरियल दौर में, इस मटीरियल चीजें जो बन रही हैं, एक जो सन्नती इनकलाब की देन थी, तो वो उस चीज को यकसा तरीके से इकट्ठा नहीं कर पाते थे, और इस चीज को इकट्ठा करने ना होने के बाद फिर वो एक साथ मिलके सब लोग आपस में बात करते थे, और यही जो बातें होती थी, और यही बातें आपस में होके अपनी जो परेशानियां थी, अपनी जो दुश्वारियां थी, आपस में वो बोलते थे, और जो दुश्वारियां आपस में बोल के फिर एक दूसरे को पता चल जाता था कि जो सन्नती इनकलाब है इससे मैं ही मुतासिर नहीं हुआ हूं, और इससे हम सारे मुतासिर हुए हैं, क्योंकि इसने सन्नती इनकलाब ने उन लोगों को ज्यादा फायदा दिया जो एक वक्त में जमींदार तबके के जो मालिक थे,
क्योंकि उस तबके में वो जमींदार तबके के मालिक थे, और ये जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे, ये उस वक्त उस जमींदार के साथ जमीन पे काम करते थे, एक मजदूरी करते थे, और उस मजदूरी को इनको ये जमींदार उजरत देते थे, और इस उजरत को या तो चावल, या तो कोई गुंदुम, या तो कोई और तरीके से इस चीज को इनको वो उजरत देते थे। लेकिन वो उजरत भी एक मखसूस थी, और वो एक किस्म की परसेंटेज थी जो एक बहुत कलील थी। लेकिन जब इन्होंने आवाज उठाई, तो आवाज उठते उठते कब उठी? जब उन मालिक जो जमीन के थे उन्होंने तरक्की की। जब कोई मरहला तब्दील होता है, जिसे मरहले को तब्दील होते समय, जिसे फेज ऑफ ट्रांजिशन भी हम कहते हैं, एक जगह से, एक समाज से दूसरे समाज में तख्लीक होना, और इस तख्लीक के दौर में, ट्रांजिशन फेज में एक वक्त लगता है। और जो ही ये जो मालिक थे इस जमीन के, तरक्की करने की कोशिश में थे, और इस कोशिश में वो एक थोड़ी सी इन मजदूरों पे छूट रख रहे थे, और इन मजदूरों पे जब छूट हो गई, तो इन मजदूरों ने एक हम आहंगी से एक आवाज उठाई, और ये दूसरे हिस्सों में तब्दील हुए, और जो मालिकान थे उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, और फैक्ट्री के मालिक बने। और अब तो ये मजदूर जो जमीन पे काम करते थे, इनके लिए काम ढूंढना जरूरी पड़ा, और जब वो काम ढूंढने लगे, उनके पास यही फिर से मालिकान आए, और इन्हीं मालिकान ने इन्हें कहा कि आप हमारे साथ काम करें। लेकिन इस मजदूर ने समझा कि हमें एक नई चीज मिल रही है, हम नई तरक्की कर रहे हैं, लेकिन असल में ये चीज था कि जो मटेरियल चीज थी तब्दील हो रही थी, लेकिन मटेरियल चीज जो तब्दील हो रही थी, ये एक साथ अपने साथ समाज को भी तब्दील कर रही थी, और दोनों चीजें यकसां हो रही थी, क्योंकि वो जो जितना आगे जा रही थी, उतनी आगे समाज में भी तब्दीलियां आती हैं। जैसे आज के दौर में जो सनती इनकलाब की अभी भी छाप है, जो आज का दौर में ग्लोबलाइजेशन का एरा है, वहां पे एक मामला हमारे साथ पेश आता है कि जो भी शहर बनते हैं, जिसे कॉस्मोपॉलिटन अंग्रेजी में कहते हैं, जहां पे मुख्तलिफ जात के लोग होते हैं, मुख्तलिफ रेसेस के लोग होते हैं, वहां पे समाजियात की चीजों का गलबा कम रहता है, और नई चीजें इस तरह से जन्म लेती है कि जो इस समाज में रहने वाले लोग हैरानकुन हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉस्मोपॉलिटियन सिटीज हैं, कॉस्मोपॉलिटियन इलाके हैं, जहां पे इंडस्ट्री का बोलबाला है, फैक्ट्री का बोलबाला है, वहां पे मर्द और जन काम करते हैं, और वहां पे मजहब का पाइन जो है कम हो जाता है। तो इसी तरह से जो सनती इनकलाब था, सनती इनकलाब जो रोनुमा हुआ, उसने खाली एक ही तबके को नहीं छेड़ा, सनती इनकलाब ने समाजी तबके को, हर हिस्से को छेड़ के रखा, जिन्हें हम एक अहम बात से पैदा करते हैं। वो एक बात थी जो हम बार बार इस दर्स में दोहरा रहे हैं, क्योंकि एक अहम बात जो थी वो फ्रांसी इनकलाब थी, जिसका समाजी जो समाजियात या समाजी बुशियात थी, उस पे एक अहम किरदार था। तो अगर हम फिर से बात करते हैं, फिर से बात वही होती है, हॉब्स की होती है। हॉब्स भी यही कहते हैं कि पहले मरहले में समाजी बुशियात को हमने कोशिश की कि इसको किस तरह से तारीख से अलग करें। ताहम जो दूसरा हमारे पास एक फलसफादान आते हैं जिसका नाम वेजट है, और जो वजट है उसने इंतबा की तरफ इशारा करते हैं, और वो इशारा इस तरह कहते हैं कि 18वीं सदी के इस वक्त की तरक्की पसंदों की इल्म बुशियात, समाजी सकाफती बुशियात के पेश मंजर में
जो भी उस वक्त में समाज में तरक्की हुई, कल्चर में तरक्की हुई, या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जिसे कहते हैं, उसमें तरक्की हुई, तो उसमें तरक्की का इशारा जो हमें देते हैं वो वोजर देते हैं। वो कहते हैं कि 18वीं सदी में इस वक्त तरक्की पसंद इल्म जो था वो समाजी बुशरियात था या सकाफती बुशरियात था। तरक्की पसंद उस वक्त थे, यही दो उलूम थे। तरक्की पसंदों ने खुद खुसूसी हकाइक के मजमूए को नजरअंदाज किया, लेकिन खुद को समाजी और सकाफती दर्जे तक बुलंद किया। जो नजरियाती, इसके नतीजे में इनका इन पेशरफ्तों से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, जो मुकाबले तारीख, तिबियात, बुशरियात, लिसानियात और दीगर बुशरियाती खुसूसियात की तरफ ले जाए। इसके बावजूद ये इन तखसासात का हम आहंगी था जिसने इल्म बुशरियात की उमूमी समाजी साइंस के बुनियाद से तफरीक की। अगर हम बात करें इल्म बुशरियात की, एक अहम किरदार निभाया उसने समाजी साइंस के बुनियाद से इसको अलग किया। बुशरियाती साइंस इदारे के ज़ुहूर में तारीखी और इर्तिकाई अमल काम कर रहे थे। बुशरियात की तरक्की के एक मोरख मॉरन हेलरिस का भी ख्याल है कि बुशरियात तारीख की साइंस के तौर पर शुरू हुई, क्योंकि कुछ जो इस बारे में बात करते हैं, जो फलसफदान हैं, वो बुशरियाती साइंसी इदारे के बारे ज़ुहूर में जो इर्तिका अमल में आई, जो तरक्की अमल में लाई, बुशरियात की तरक्की के एक मोरख मॉर्वन हेलरिस का भी ख्याल है कि बुशरियात तारीख की साइंस के तौर पर शुरू हुई। ये जो बुशरियात थी, कोशिश यही रही कि इसको किस तरह से दीगर जो शोबाजात हैं उनसे अलग किया जाए। बहुत सारी पेशरफ्तें हुई, बहुत सारा काम हुआ, और काम समाज में, सकाफत में और बुशरियात में और लिसानियात में भी हुआ। और इसका अहम किरदार जो था वो समाजी इर्तिका पर मबनी था, क्योंकि नेचुरल साइंसेस का वजूद इससे पहले था और नेचुरल साइंसेस के वजूद ने इसकी तरक्की और इसके ज़ुहूर में अहम किरदार निभाया।